बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सबको मालूम है कि हमारी एक सीरीज कंटिन्यू है जिसका नाम है इमरजेंसी नेसेसरीज थिंग्स। इमरजेंसी नेसेसरीज थिंग्स ये एक ऐसी सीरीज है, ये एक ऐसा टॉपिक है इसमें हमने तकरीबन जो इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली डिवाइसेस हैं, इक्विपमेंट्स हैं या ड्रग्स हैं या जो भी किसी भी इमरजेंसी डिपार्टमेंट में जिन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है इमरजेंसी यूनिट के अंदर, वो आपका आईसीयू है, आपकी मेडिकल इमरजेंसी है या आपका कोई भी जो है सर्जिकल इमरजेंसी है या आपका कोई भी सीसीयू है, तो उसमें जिन चीज़ों की बेसिक जिन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है उनको हमने इलेबोरेट किया है, तफसीलन बयान किया है और कुछ को हमने उनको आपको सिर्फ इंट्रोड्यूस करवाया है। तो अब हम थोड़ा सा इसके प्रीवियस जो हम चीज़ों को स्टडी कर चुके हैं उन पे हम अगर नज़र दोहराएं तो हमने इमरजेंसी नेसेसरीज थिंग्स के अंदर जो चीज़ें स्टडी की हैं उनमें इमरजेंसी डिवाइसेस, इमरजेंसी इक्विपमेंट, इमरजेंसी ड्रग्स, इन पार्ट्स में जो इमरजेंसी ड्रग्स का जो पार्ट था वो थोड़ा सा लेंथी था, थोड़ा सा ज्यादा समझने वाला था एज कंपेयर इसके दूसरे पार्ट से। तो हमने उसको डिफरेंट आगे पार्ट्स में, सब पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया ताकि स्टूडेंट को समझने में आसानी हो सके। इमरजेंसी ड्रग्स मैं समझता हूं कि इन तमाम जो है वो टॉपिक्स में एक वर्टिबल कॉलम की हैसियत रखता है, क्योंकि इमरजेंसी ड्रग के बगैर तो आप आगे चल ही नहीं ना सकते। तो इसलिए उसको हमने आगे फर्दर 5 जो है वो टॉपिक्स में 5 लेक्चर्स में हमने डिवाइड किया। फिर उसके बाद हमने स्टडी किया इमरजेंसी गैसेस या मेडिकल गैसेस, और आज हम जो स्टडी करेंगे इमरजेंसी अदर इक्विपमेंट्स। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी इतनी ही अहमियत है जितनी कि इमरजेंसी में इस्तेमाल होने वाली किसी भी और डिवाइसेस या इक्विपमेंट की है। तो इमरजेंसी अदर इक्विपमेंट में जो है ये काफ़ी चीज़ें हमने जो है यहाँ पे हमने डिस्कस करेंगे, इसको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। इमरजेंसी अदर इक्विपमेंट्स की जो है इम्पोर्टेंस मैं आपको एक एग्जांपल से जो है वो मैं बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप इसको उतनी ही इम्पोर्टेंट दें जितनी कि आपने बाकी इक्विपमेंट्स और डिवाइसेस को जो है इम्पोर्टेंस प्रोवाइड की हैं। इसकी एग्जांपल ये है कि अगर एक पेशेंट आया है आपके पास और आपके पास बेड ही नहीं है, आप कहाँ लिटा के पेशेंट को जो है वो ट्रीटमेंट प्रोवाइड करेंगे? तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। तो आए हम इसको जो है वो स्टार्ट करते हैं और इसको इंशाल्लाह हम समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पहले नंबर पे लिखा हुआ है इलेक्ट्रिकल पेशेंट बेड विद बेड साइड ट्रॉली। इसके ऊपर हम पेशेंट को लिटाकर और ट्रीटमेंट प्रोवाइड करते हैं। आज से तकरीबन आप यूँ कह लें कि 2000 या 1990s में, तकरीबन 98 में जो है ये इलेक्ट्रिकल बेड नहीं थे। सिंपल हम जो है वो आप यूँ कह लें कि आपको सादा एक बेड दिखाया जा रहा है। इस तरह के बेड जो हैं आपके हॉस्पिटल में होते थे, तो आपके सेंटर में, आपके इमरजेंसी के डिपार्टमेंट में, तो वहाँ पे पेशेंट की पोजीशन को एडजस्ट करना डिफिकल्ट होता था, सीपीआर करने में दुश्वारी पेश आती थी। जो है वो जो मेडिकल का आपका अमला है, डॉक्टर हैं, नर्सेज हैं, पैरामेडिकल स्टाफ है, या आपने पेशेंट को किसी पोजीशन में शिफ्ट करना है जैसे कि रिवर्स टेंडरमबर्ग पोजीशन है, टेंडरमबर्ग पोजीशन है, तो वो एक डिफिकल्ट काम होता था। लेकिन पेशेंट इलेक्ट्रिकल जो बेड है इसके अंदर ये सब चीज़ें आप अपने फुट और जो है वो रिमोट के साथ आप पोजीशंस भी इसकी चेंज कर सकते हैं, आप इसको अप एंड डाउन कर सकते हैं। ये इलेक्ट्रिकल होता है, आपने इसको जो है वो अटैच करना है इलेक्ट्रिसिटी के साथ, तो आप रिमोट के साथ इसको जो है आप किसी भी पोजीशन में लेके जा सकते हैं। सीपीआर अगर आपने करना है तो अलग से इसके अंदर सीपीआर का एक पैडल लगा होगा, उसकी मदद से आप इसकी पोजीशन सेट कर सकते हैं। टेंडरमबर्ग, रिवर्स टेंडरमबर्ग, ये पोजीशंस के नाम हैं, ठीक है। हम इंशाल्लाह आगे डिस्कस करेंगे इनको भी। और उसके बाद आप यूँ कह लें कि राइट लेफ्ट लैटरल, लेफ्ट लैटरल, किसी भी पोजीशन में आपने पेशेंट को एडजस्ट करना है, शिफ्ट करना है, तो ये जो है पेशेंट इलेक्ट्रिकल जो बेड है ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अच्छा, इसके साथ ये देखें ना थोड़ी सी स्पेस कम है, तो मैंने इसके साथ ही लिख दी है बेड साइड ट्रॉली। 2 ट्रॉलीज होती हैं, राइट एंड लेफ्ट, 2 तरह की ट्रॉली, एटलीस्ट एक तो लाजमी हो ताकि उसके ऊपर पेशेंट की कोई मेडिसिन या कोई उसकी डाइट का जो भी आप यूँ कह लें कि कोई जो भी पेशेंट ने डाइट लेनी है वो आप उस ट्रॉली पे रख सकें, तो एक डिसेंट सा लगे। तो एक ट्रॉली एटलीस्ट एक ट्रॉली जो है इसके साथ लाजमी होनी, तो वैसे 2 चाहिए, लेकिन एटलीस्ट एक बेड के साथ एक ट्रॉली बहुत ही जरूरी है। एयर मैट्रेस ये भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कि आपका इलेक्ट्रिकल बेड है।
जैसे कि अब बेड है तो बेड ऑब्वियसली बात है या तो एक हार्ड किस्म के प्लास्टिक से बना होगा या आपका जो है आयरन से या स्टील से बना होगा। तो आपने पेशेंट को लटाना है तो उसके ऊपर मैट्रेस हो, एटलीस्ट एयर मैट्रेस हो। अब आपको मैं बताऊं ये एयर मैट्रेस मैंने यहाँ क्यों लिखा है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये एयर मैट्रेस का वर्ड जो यहाँ पे है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपको मैं बताता चला जाऊं कि कुछ पेशेंट्स जब रूटीन में काफी देर लेटे रहें तो उनको बेड सोल्स बन जाते हैं, ये जो जो बॉडी अटैच रहती है ना बेड के साथ या किसी भी सरफेस के साथ, तो वहां पे बेड सोल होने का खतरा होता है। तो एयर मैट्रेस क्या करता है, वक्तन फवक्तन इसके अंदर आप देखेंगे कि कुछ इस तरह से ये जो है ये होता है, इसका डिजाइन होता है ऐसे, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म ये है कि यहाँ पे सपोज अगर एयर फिल हुई है, आपको एग्जांपल दे रहा हूं, 20 मिनट के लिए इस एरिया में अगर एयर फिल हुई है इस एरिया में, तो ये एरिया एम्पैटी हो जाएगा। तो ये जो एरिया जब जब अब खाली हुआ है तो पेशेंट से ये डिस्कनेक्ट हो जाएगा ना, ये एरिया नीचे आ गया है, ये एयर वाला एरिया पेशेंट के साथ अटैच है। तो क्या होगा कि इस एरिया में जो है वो नीचे से जो फ्रेश एयर लगेगी तो बेड सोल होने का खतरा कम हो जाता है। फिर क्या होगा, इस एरिया में एयर आ जाएगी और ये एरिया जो है वो अपना जो है यहाँ पे एयर खत्म हो जाएगी। तो ये एक इसका एक सादा सा मैकेनिज्म है कि एक अगर इसके एक पार्ट में अगर एयर आई है तो दूसरा इसका पार्ट जो है वो जो है एयर फ्री हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि फिर वहां पर पेशेंट के बॉडी को फ्रेश एयर लग सकेगी और जो है वो बेड सोल होने का खतरा ना होने के बराबर हो जाता है। हम यहाँ सादा मैट्रेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जिन पेशेंट को प्रोलॉन्ग हमने जो है बेड रेस्ट पे रखते हैं, जैसे कि आपका कोई फ्रैक्चर हो गया है किसी पेशेंट को, तो उनके लिए एयर मैट्रेस ही ज्यादा बेहतर है। आईवी स्टैंड, आईवी स्टैंड अब तो आप देखेंगे ये जो पेशेंट इलेक्ट्रिकल बेड के साथ भी आईवी स्टैंड जो है वो अटैच होते हैं, लेकिन सेपरेट से भी हर बेड के साथ आपका एक आईवी स्टैंड होना जरूरी है। ये इसलिए है कि आपने कोई भी फ्लूइड हैंग करना है, पेशेंट को आईवी फ्लूइड प्रोवाइड करना है ब्यूरेट्स के साथ, या आपने इसको वॉल ब्लड प्रोवाइड करना है पेशेंट को, या कोई भी आपने आईवी फ्लूइड देना है, तो आईवी फ्लूइड जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आईवी स्टैंड है, ताकि अगर पेशेंट आया है हमने उसको कोई जो है वो फ्लूइड प्रोवाइड करना है, आपका कोलाइड्स हैं, क्रिस्टलॉइड्स हैं, क्रिस्टलॉइड्स और कोलाइड्स को जो है वो तफसीलन हम जो है वो इस वीडियो में हम जो है डिस्कस कर चुके हैं, आप देख सकते हैं। इन्वर्टर एयर कंडीशनर मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी जो है ये आपका जो है ये फर्नीचर में आ जाएगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी जो है एक पार्ट है इमरजेंसी अदर इक्विपमेंट का। अब आपने रूम टेम्परेचर इक्वल करना है, आपको मेडिकल में जो है आप समझते हैं, या आपको मैं मेडिकल में आपको मैं ये बताता चला जाऊं कि आपकी ह्यूमिडिटी और आपका जो रूम टेम्परेचर ये आपका नॉर्मल होना बहुत जरूरी है। अगर रूम टेम्परेचर ज्यादा है तो पेशेंट को स्वेटिंग होगी, और ज्यादा स्वेटिंग होगी तो अगर उसकी कोई सर्जरी वगैरह हुई है तो वहां पर इंफेक्शन होने का खतरा होगा। और खाली आपके मेडिकल यूनिट नहीं, आपका ऑपरेशन थिएटर भी है या आपका कोई भी आईसीयू है, तो वहां पे ये रूम टेम्परेचर मेंटेन रखना बहुत जरूरी है। और अगर रूम टेम्परेचर कम है तो ऑब्वियसली बात है कि पेशेंट को जो है वो शिवरिंग होगी, या कि पेशेंट को सर्दी लगेगी, कपकपाहट होगी, और वो पेशेंट के लिए जो है वो नुकसान का बास हो सकता है। अगर यहाँ पे वाइवे का एक क्वेश्चन मैं आपको बताता चला जाऊं, अगर नॉर्मल जो है टेम्परेचर की बात करें तो जो एक आईसीयू है या आपका सीसीयू है या आपका ऑपरेशन थिएटर है, वहां पे जो है वो 21 से 24 तक जो है डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है आपका होना चाहिए टेम्परेचर। ये वाइवे का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछा जा सकता है कि एक आईसीयू का या एक ऑपरेशन थिएटर का जो है नॉर्मल टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो आप कह सकते हैं 21 से 24 डिग्री सेंटीग्रेड तक। और अगर एग्जामिनर जो है हमारे एग्जामिनर साहब उन्होंने अब पूछा है फॉरेन हाइट में टेम्परेचर क्या होगा, तो फॉरेन हाइट में होगा 70 डिग्री फ़ारेनहाइट टू 75 डिग्री फ़ारेनहाइट। सेंटीग्रेड में है, अगर आपसे पूछा गया है वाइवे में क्वेश्चन, तो आप ये बता सकते हैं कि 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जो है यहाँ पे आगे हमने पढ़ेंगे
एक जो होता है प्रॉपर मीटर होता है एनवायरनमेंट जो, जिसको हम मेजर कर सकते हैं, उसको अगर आपने लगाया होगा अपने यूनिट के अंदर, आपका ऑपरेशन थिएटर है या आपका जो है आईसीयू है या सीसीयू है या आपकी फार्मेसी है, तो वहां पे उस मीटर पे शो हो रहा होता है किस वक्त जो है टेम्परेचर रूम का कितना है। तो अगर है सेंटीग्रेड में पूछा गया है तो 21 डिग्री सेंटीग्रेड से 24 डिग्री सेंटीग्रेड जो है टेम्परेचर होगा, और अगर फॉरेन हाइट में पूछा गया है तो 70 फॉरेन हाइट से डिग्री फॉरेन हाइट से 75 डिग्री फॉरेन हाइट। और इसी टेम्परेचर पे जो ह्यूमिडिटी होनी चाहिए वो होनी चाहिए तकरीबन 50 टू 60%। 60% ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, जो हवा में नमी जिसको हम बोलते हैं, ताकि ड्राइनेस वगैरह ना हो। तो ये इन्वर्टर क्या करता है, इस चीज को मेंटेन रखने में बहुत ही जो है ये अहम रोल जो है वो प्ले करता है। तो ये एयर कंडीशन इन्वर्टर होना बहुत जरूरी है, ताकि आप इसको जो है अगर सर्दियां हैं तो आप इसको, इसके अंदर जो हीटर होता है आप उसको ऑन करके अपने रूम का टेम्परेचर मेंटेन कर सकें, और अगर गर्मियां हैं तो एयर कंडीशन से आप अपने रूम का टेम्परेचर जो है मेंटेन कर सकें। अच्छा, इसके बाद लिखा हुआ है ह्यूमिडिफायर, ये देखिए नीचे वही बात आ गई। ह्यूमिडिफायर, जैसे कि मैंने बोला है कि ह्यूमिडिटी, हवा के अंदर नमी जो है वो भी मेंटेन रखना बहुत जरूरी है किसी भी मेडिकल यूनिट के अंदर। तो ह्यूमिडिफायर ऑटोमेटिक ह्यूमिडिफायर है, आप इसको जब सेट कर देंगे तो आपके जो है ये जैसे मैंने नॉर्मल बताया है 50 टू 60, कुछ बुक्स में 60 टू 70% भी लिखा हुआ है, तो वो भी ठीक है, ठीक है। देखिए 50 टू 60% जो है एटलीस्ट आपकी ह्यूमिडिटी होनी चाहिए आपके किसी भी एनवायरनमेंट के अंदर। टेम्परेचर मेजर मीटर, ठीक है, ये एक डिवाइस है जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है। इसको आप अपने रेफ्रिजरेटर के अंदर, फार्मेसी के अंदर जो है, ये रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है इसका एक जो इनपुट होता है और वायर के साथ ये कनेक्ट होती है, ताकि ये फ्रिज रेफ्रिजरेटर का टेम्परेचर बताती रहती है कि अंदर रेफ्रिजरेटर के अंदर जो मेडिसिन है क्या उनका रिक्वायर्ड टेम्परेचर जो है इसको मिल रहा है। और अगर आप बात करें जो है किसी भी सर्कल की, किसी भी एरिया की या रूम की या किसी भी यूनिट की, तो आप इसको वहां पे हैंग कर देते हैं तो ये आपको रूम का टेम्परेचर भी बता सकता है। तो ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट डिवाइस है, ताकि आप वक्तन फवक्तन देख सकें कि जो है ये इन्वायरमेंट कितना है आपके यूनिट का, आपके आईसीयू का, आपके सीसीयू का। रिवॉल्विंग चेयर, अब डॉक्टर्स हजरात हैं जो हमारे, या पेशेंट जो है अपना कोई भी मेडिकल स्टाफ है, उन्होंने कहीं बैठ के जो है वो पेशेंट के नोट्स लिखने हैं, या जब पेशेंट जो स्टेबल कंडीशन में हो तो कहीं बैठना है, तो रिवॉल्विंग चेयर्स या सिंपल चेयर्स जो हैं आपकी, ये आपके यूनिट में होनी बहुत जरूरी है, ताकि वक्त जो है डॉक्टर्स या आपका जो मेडिकल स्टाफ है वो उस पर बैठ सके, ठीक है। इसके बाद है जी पेशेंट सिटिंग चेयर, ये आपके जो है पेशेंट के बेड के साथ एटलीस्ट एक चेयर हो, ताकि एक पेशेंट के साथ एक अटेंडेंट जो है, एटलीस्ट एक अटेंडेंट वो बैठ सके आसानी के साथ। इसके अलावा डॉक्टर्स का जो है, जहां पे डॉक्टर या स्टाफ ने बैठना है उनके पास भी एक से दो जो है ये सिटिंग चेयर होनी चाहिए, ताकि अगर डॉक्टर ने कोई पेशेंट से अलग होकर पेशेंट को कोई गाइडलाइन प्रोवाइड करनी है या इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी है तो डॉक्टर उनको आसानी प्रोवाइड कर सके अलग से, ठीक है। डॉक्टर के टेबल के पास या स्टाफ के टेबल के पास भी ये दो एटलीस्ट चेयर्स होना बहुत जरूरी है। पेशेंट सिटिंग स्टूल, जैसा कि मैंने बताया है कि इसका भी सेम जो है फंक्शन यही है कि जिस तरह से चेयर है, चेयर जो है आप एटलीस्ट एक पेशेंट के पास एक चेयर हो, इसी तरह एक स्टूल भी हो, ताकि पेशेंट का अगर चेयर नहीं है तो स्टूल पे जो है पेशेंट का अटेंडेंट बैठ सके, या डॉक्टर के पास अगर उसने डॉक्टर ने उसको इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड करनी है पेशेंट के अकॉर्डिंग, तो डॉक्टर उसको अपने टेबल पे ले जाके उसको अच्छे तरीके से जो है पेशेंट की गाइडलाइन प्रोवाइड कर सके और उसको बिठा के हर चीज को समझा सके। लास्ट पे मैंने यहां लिखा हुआ है, इस लाइन के लास्ट पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है इमरजेंसी अदर इक्विपमेंट्स का। आप अगर गौर करें तो हमारे मेडिकल यूनिट में एटलीस्ट 70 से 80% जो चीजें हैं वो इलेक्ट्रिसिटी से चल रही होती हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी जो मेन इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, अगर किसी वजह से वो डिस्कनेक्ट हो जाती है और आपका जो है इलेक्ट्रिसिटी का कुछ सोर्स नहीं है,
तो आप उसके साथ जो है आपके पास एक पीछे बैकअप में जनरेटर हो और उसके अंदर फ्यूल वगैरह वो स्टैंड बाय हो कि अगर इन केस इलेक्ट्रिसिटी जाती है, डिस्कनेक्ट होती है, तो आप जनरेटर चलाएं और अपना जो है वो आप सिस्टम को रन कर सकें, क्योंकि ये जो यूनिट के हिसाब से आप अपना जनरेटर जो है, ये आपका जनरेटर आपके पास होना बहुत जरूरी है। रैक्स, रैक्स जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है कि इसके अंदर ये रैक अलमारी नुमा होता है कि आपने कोई पेशेंट के डॉक्यूमेंट्स, कोई फाइल या कोई भी जो है वो आपने पेशेंट के रिलेटेड या डॉक्टर्स ने अपनी पर्सनल कोई चीज अगर रखनी है, तो ये रैक्स जो है, ये लॉक रैक्स और ओपन जो है ग्रिल रैक्स जो है वो होना बहुत जरूरी है, ताकि जरूरत पड़ने पर आप कोई भी फाइल, डॉक्यूमेंट या कोई भी अदर किसी भी किस्म की चीज है, जैसे कि आपकी नेबुलाइजेशन मशीन है या छोटी मोटी डिवाइसेस भी आप इन रैक्स के अंदर जो है वो रख सके। अच्छा, उसके बाद है आपका काउच। बेड की तरह ही ये काउचेस भी होते हैं, जो जो जिसके ऊपर ये बेड से थोड़े से छोटे होते हैं। इसके ऊपर भी जो है अब जो लेटेस्ट जो काउचेस आए हैं, इनके ऊपर भी आप पेशेंट की जो है पोजीशन को सेट कर सकते हैं, और ये भी आपके यूनिट में होना बहुत जरूरी है। व्हील चेयर, व्हील चेयर जैसा कि आपको पता है, आप सब जानते हैं कि एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है ये एक पार्ट है, ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है आइटम है हमारी इमरजेंसी अदर इक्विपमेंट्स की। तो पेशेंट को आपने कहीं शिफ्ट करना है और पेशेंट आपको समझते हैं कि यार ये स्ट्रेचर के बजाय व्हील चेयर पे बैठ जाएगा, तो बआसानी जो है पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने के लिए जो है, जो किसी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में लेके जाना है, या पेशेंट डिस्चार्ज जैसे होता है तो आपने उसको एम्बुलेंस तक लेके जाना है, तो व्हील चेयर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये पार्ट है। स्ट्रेचर, अगर कोई पेशेंट जो है व्हील चेयर पे नहीं बैठ सकता, उसकी इंजरी है उसके वर्टिब्रल कॉलम में, या उसके अलावा आप यूं कह लें कि वो उसका कोई फ्रैक्चर हुआ है, वो नहीं जो है व्हील चेयर पे बैठ सकता, तो हम स्ट्रेचर के जरिए उसको एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते हैं। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये इक्विपमेंट है, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट फर्नीचर है इमरजेंसी अदर इक्विपमेंट्स का, और ये आपके पास आपके यूनिट में एटलीस्ट 2 स्ट्रेचर होने बहुत जरूरी हैं। आप स्पाइन पोजीशन में पेशेंट को लेटाते हैं और बआसानी उसको कहीं एक से दूसरी जगह शिफ्ट कर सकते हैं। सुपाइन पोजीशन, जैसा कि आपको पता है कि जब हम बिल्कुल अपने कमर के बल लेटते हैं तो उसको हम सुपाइन पोजीशन बोलते हैं, तो हम बआसानी एक से दूसरी जगह जो है हम पेशेंट को शिफ्ट कर सकते हैं। क्रैश कार्ड, क्रैश कार्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी जो है फर्नीचर है, इक्विपमेंट है आपके जो है इमरजेंसी अदर इक्विपमेंट का। क्रैश कार्ड जो है ये आपको दिखाया जा रहा है। क्रैश कार्ड ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है इक्विपमेंट है इमरजेंसी अदर इक्विपमेंट का। अगर देखें कि इसके जितने भी कैबिन्स हैं, हर कैबिन के अंदर इसकी स्पेसिफिक जो है इमरजेंसी इक्विपमेंट्स को, जो हमने इमरजेंसी इक्विपमेंट्स हमने स्टडी किए थे, उन इक्विपमेंट्स को स्पेसिफिक जगहों पे इसके स्पेसिफिक कैबिन में रखा जाता है, ताकि आपको कलर कोडिंग याद हो और आप आसानी वो ड्रॉ खोलें और उस चीज को हासिल करके पेशेंट की इमरजेंसी को डील कर सकें। इसके अलावा इसके अंदर इमरजेंसी ड्रग्स के अलग से जो है वो छोटे छोटे कैबिन्स बने होते हैं, या इसके ऊपर अलग से एक ट्रे होती है जिसके अंदर आप इमरजेंसी ड्रग्स को रख सकते हैं। नीचे इसके व्हील्स होते हैं, यानी कि एक यूनिट है कि आप इसको जो है वो बआसानी जो है वो खींच कर जिस मर्जी टेबल जो है पेशेंट के बेड के पास लेके जा सके और जो है वो आप इमरजेंसी को डील कर सके। ठीक है, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है क्रैश कार्ड। आप यूं समझ कि ये एक पूरा एक यूनिट है कि बआसानी आपने इसको पकड़ा, खींच के गए पेशेंट के बेड के पास। आपको पता है कि एक इमरजेंसी के अंदर या आईसीयू के अंदर मल्टीपल बेड्स होते हैं, ज्यादा तादाद में बेड होते हैं, 1-2 बेड तो होते नहीं है। एक इसके पीछे ऑक्सीजन और नाइट्रस ऑक्साइड जो है लगाने का सिलेंडर भी होता है, तो बआसानी इसको आप खींच के जिस मर्जी पेशेंट के बेड के पास लेके जाके इसको जो है आप प्रोवाइड कर सकते हैं इमरजेंसी फैसिलिटी। प्लेटफॉर्म ट्रॉली, ये भी एक मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रॉली है। आपने पेशेंट के जो है बेड शीट्स चेंज की हैं, या वेस्ट या कोई भी जो है वो आपने चीज शिफ्ट करनी है आपने किसी एक यूनिट से दूसरे यूनिट में, तो प्लेटफॉर्म ट्रॉली के अंदर ये एक आप ट्रॉली दिखाई जा रही है, इसके अंदर आप बेड शीट्स वगैरह रखें, आप इसके अंदर वेस्ट रखें, तो बआसानी आप इन चीजों को किसी दूसरी जगह पे शिफ्ट कर सकते हैं। फॉयल ब्लैंकेट, फॉयल ब्लैंकेट ये आप देख रहे हैं कि ये आप पेशेंट के जो है इसके जरिए से आप जो पेशेंट को उड़ा दें अगर,
तो पेशेंट का जो बॉडी टेम्परेचर है ये उसको इक्वलाइज करने में बहुत ही अहम किरदार अदा करता है। ट्रामा बोर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये चीज है ट्रामा बोर्ड। ट्रामा बोर्ड जो है ये आपके जितने भी रेस्क्यू वैन्स हैं ये उनके अंदर बहुत ही उनकी बेसिक चीज है। और आपकी जो है कोई भी यूनिट है, आपका आईसीयू है, बिलखसूस जो आपके सर्जिकल इमरजेंसी है, वहां पे ट्रामा बोर्ड होना बहुत जरूरी है। पेशेंट को स्पाइन इंजरी हो गई है, यानी कि उसके वर्टिबल कॉलम में अगर चोट लग गई है, स्पाइनल इंजरी उसको हुई है, तो ये आप देख सकते हैं कि इस पे पेशेंट को लिटाया जाता है और फिर बेल्ट के साथ उसकी गर्दन और चेस्ट और फिर जो है अपना लेग्स वगैरह को टाई कर दिया जाता है ताकि पेशेंट हिले ना। अगर किसी पेशेंट को स्पाइन इंजरी हुई है और आप उसको बार बार हिला रहे हैं, उसकी पोजीशंस को चेंज कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जो स्पाइनल कॉर्ड है इसके अंदर से नर्व्स निकलती हैं जो पूरी बॉडी में सिग्नल्स और जो है मैसेजेस प्रोवाइड करती हैं। तो अगर वो डैमेज हो गया उसका कोई भी स्पाइन का हिस्सा, तो वो हिस्सा जो है बॉडी का वो जो नर्व जिस हिस्से को सप्लाई दे रही हैं, मैसेजेस दे रही हैं, वो उसका हिस्सा पैरालाइज हो सकता है। इसलिए ये स्पाइन बोर्ड जो है, ये ट्रामा बोर्ड जो है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इक्विपमेंट है। आपने पेशेंट को इस पे लेटाना है और इसको बेल्ट के साथ इसके पूरी बॉडी को आपने टाई कर देना है इसके साथ, और बहुत ही एहतियात के साथ पेशेंट को किसी भी दूसरे यूनिट में या इमरजेंसी में आपने शिफ्ट करना है। 3 कलर बकेट ये हर जो है यूनिट में होनी चाहिए, इवन के आपके वार्ड्स के अंदर भी होनी चाहिए, ताकि आप वेस्ट जो है, इन्फेक्टेड वेस्ट और जो सेमी इन्फेक्टेड वेस्ट और जनरल वेस्ट जो है आप इन बकेट्स में डाल सके। रेड कलर की बकेट होती है, एक येलो कलर की होती है और एक व्हाइट कलर की होती है या ग्रीन कलर की होती है। तो ये 3 कलर बकेट्स जो है ये आपके हर यूनिट में होना बहुत जरूरी है। सिंपल बकेट ये एक सादा किस्म की बकेट होती है जो पेशेंट के बेड के पास होती है। इसमें भी आप आमतौर पर जनरल वेस्ट को ही जो है वो आप इसमें डिस्कार्ड करते हैं। क्रॉच, ठीक जैसा कि आपको दिखाया जा रहा है कि ये पेशेंट को इससे हम सपोर्ट देके जो है पेशेंट इससे सपोर्ट लेके चलता है। ये आप इसको एक किस्म की पेशेंट की बैसाखी भी बोल सकते हैं, ताकि पेशेंट हेल्प लेके जो है इससे इसकी मदद से पेशेंट जो है वो चलता है। ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट का, ऑर्थोपेडिक यूनिट का ये मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये एक जो है इक्विपमेंट है, ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में होना बहुत जरूरी है। वॉल्कर ये जो है अमूमन बुजुर्गों के लिए, अगर आपने फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट में है या आर्थो में आपका जो आर्थो से आपका ताल्लुक है, तो अब पेशेंट को आपने चलाना है, या आर्थो के अलावा कोई भी पेशेंट है इमरजेंसी का, मेडिकल इमरजेंसी का या सर्जिकल इमरजेंसी का, तो पेशेंट को वॉक जब करवानी है तो पेशेंट इसको ग्रिप करता है और आसानी जो है वो वॉक कर सकता है। यूपीएस विद बैटरी, यूनिट ट्रैप्टेबल, इसका लॉन्ग फॉर्म है। वाईवे में आपसे पूछा जा सकता है कि बताएं यूपीएस का है जो है लॉन्ग फॉर्म क्या है, लॉन्ग एब्रिविएशन क्या है। यूनिट ट्रैप्टेबल पावर सप्लाई, यानी कि आप यूं कह लें कि आपके कुछ डिवाइसेस हैं, कुछ मशीन्स ऐसी हैं कि आप उनको झटका नहीं लगा सकते। इलेक्ट्रिसिटी गई है, अब आप उसको ऑन करेंगे, फौरन से जब वो ऑन होगी तो वो फ्यूज हो सकती हैं या वो शॉर्ट हो सकती हैं। तो यूपीएस एक जो है ये सेवर है, डिवाइस सेवर भी है। आपको मैं एग्जांपल दूं, आपका कार्डिक मॉनिटर चल रहा है या आपकी जो है मशीन चल रही है, कोई डिवाइस ऐसी है, आपकी एनेस्थीसिया मशीन है, अगर अब इलेक्ट्रिसिटी डिस्कनेक्ट हुई है तो आप दोबारा उसको ऑन करने में चंद 1 मिनट लग जाएंगे। लेकिन यूपीएस एक ऐसा जो है ये डिवाइस है कि ये 1 सेकंड का भी जो है उसको वो पावर की डिस्कनेक्ट ही नहीं होने देती। यूं इलेक्ट्रिसिटी गई है और 1 सेकंड से भी पहले ये उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है और जो है वो डिवाइस आपकी ऑफ ही नहीं होती। तो ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है ये आपका डिवाइस है। इसके अलावा ये बैटरी इसके साथ लगाने का मतलब ये है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी थोड़ी ज्यादा देर के लिए चली गई है तो ये उसको बैकअप भी प्रोवाइड करेगा, और वो जो आपकी जरूरत है उस वक्त जो इलेक्ट्रिसिटी की डिस्कनेक्टिविटी में जो आपको जरूरत है आपको उस डिवाइस की, ये उस डिवाइस को आपको जो है वो प्रोवाइड करे रखेगा। रेफ्रिजरेटर विद मीटर, रेफ्रिजरेटर जो है ये आपके यूनिट में होना बहुत जरूरी है। कुछ ड्रग्स हैं जैसा कि आपके एनेस्थीसिया की ड्रग्स हैं वो आप बाहर नहीं रख सकते। आपका ब्लड है, आपने पेशेंट को ब्लड लगाना है, वो आप रूम टेम्परेचर पे जो है वो आप ज्यादा देर के लिए नहीं रख सकते। तो आप रेफ्रिजरेटर के अंदर जो है वो आप ब्लड को या मेडिसिन को रखेंगे और मीटर से आप मेजर भी करेंगे कि रेफ्रिजरेटर के अंदर का टेम्परेचर कितना है। एलईडी विद स्पीकर, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइसेस होती हैं, ठीक है, ये हो तो ज्यादा बेहतर है, ना हो तो भी कोई इतना ज्यादा मसला नहीं है। ये
होता है कि पेशेंट को थोड़ी सी माइंडली रिलैक्सेशन के लिए आप कोई पेशेंट को कोई आप मूवी लगा के दे दें, या कोई उसको अच्छे से जो वो पेशेंट को सीरियल वगैरह देखता है स्पीकर्स के साथ, अगर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखे जाए तो ये आप उनको उसको तलावत कुरान पाक लगा के दे सकते हैं। पोर्टेबल लाइट, पोर्टेबल लाइट एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपने पेशेंट के बेड पे कोई छोटा मोटा प्रोसीजर करना है, या उसको कोई फुल कैथेटराइजेशन पास करनी है, या कोई आपने एग्जामिनेशन करना है, तो आपने ऑपरेशन थिएटर के अंदर तो देखा होगा कि फिक्स्ड लाइट होती हैं जो आपके टेबल के ओटी टेबल के ऊपर फिक्स्ड होती हैं। लेकिन पोर्टेबल लाइट क्या है कि ये आप यूनिट के अंदर कहीं भी इसको आप लेके जा सकते हैं, किसी भी बेड के पास लेके जा सकते हैं। और आपने कोई पेशेंट का एग्जामिन करना है, कोई आपने उसकी एग्जामिनेशन करनी है, कोई आपने उसको जो है कोई छोटा मोटा प्रोसीजर करना है, तो आप इसके मदद से आप उस सर्जिकल एरिया में या उस प्रोसीजर एरिया में आप लाइट डायरेक्ट जो है वो प्रोवाइड करके बआसानी वो जो व्यू है आप दे सकते हैं। डॉक्टर नर्सिंग स्टेशन, ये भी बहुत ज़रूरी है। आपके डॉक्टर्स और जो नर्सिंग हजरात हैं या आपका स्टाफ है जो है वो उनके बैठने के लिए ये स्टेशन होना बहुत ज़रूरी है। वेट मशीन, जैसा कि मैंने बताया है कि ये जो है आपके यूनिट में हो, एटलीस्ट एक स्टैंडर्ड साइज की हो, ताकि वो 120 या 150 किलो तक का जो वजन है वो इसके जो है वो बर्दाश्त कर सके। पेशेंट आया है आपके पास, एग्जांपल दे रहा हूँ डायलिसिस की, तो डायलिसिस का पेशेंट जो है डायलिसिस करवाने से पहले और डायलिसिस करवाने के बाद भी, ये दोनों जब आता है पेशेंट और जब जाता है, इसके लाजमी इसका वेट चेक किया जाता है। रिफ्लेक्सिस ह्यूमर, रिफ्लेक्सिस हैमर, ये आप यूं कह लें कि ये एक किस्म की हथौड़ी होती है। आपने चेक करना है कि अगर आपने ज्वाइंट पे आप यूं लगा के चेक करते हैं कि ताकि इससे आगे इस पेशेंट को सेंसेशंस फील होती हैं, इसके आगे एक किस्म का ये रबड़ होता है यूं, और यहाँ पे एक रॉड लगी होती है, आप यहाँ पे नुकीली होती है थोड़ी सी ये, तो आपने अगर पेशेंट कोई है डायबिटीज का, तो आप उसकी स्किन के साथ, पाँव की स्किन के साथ रब करके आप मालूम करते हैं कि इसकी सेंसेस हैं वो लॉस तो नहीं हुई। इसी तरह आप इसको घुटने पे या आपके ज्वाइंट पे हम इसको जो है हिट करके हम पेशेंट की जो है रिफ्लेक्सिस को मालूम कर सकते हैं। आइस बैग्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपने कोई सूजिश हुई है पेशेंट को, तो कोई इंजरी हुई है, तो आपने उसकी स्पॉन्जिंग करनी है, तो आप आइस के जो की मदद से उसकी जो है वहां पे आप उसकी स्पॉन्जिंग कर सकते हैं ताकि इसकी इन्फ्लेमेशन को कम किया जा सके। ब्लड टेस्टिंग किट, ब्लड टेस्टिंग किट ये आपको दिखाई जा रही है। आप ब्लड टेस्टिंग किट जो है बड़ा ही सिंपल सा इसका जो है मेथड है यूज करने का। सबसे पहले क्या करना है, आपने ब्लड ले लेना है पेशेंट का, उसका फिर आपने प्लाज्मा सेंट्रीफ्यूगल मशीन से आपने उसका जो है वो प्लाज्मा आपने अलग कर देना है। ये सेंट्रीफ्यूगल मशीन मैंने यहाँ लिखा हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल मशीन से आपने उसका प्लाज्मा और ब्लड सेल सेपरेट कर ली है। प्लाज्मा के चंद ड्रॉप, एटलीस्ट एक ड्रॉप जो है वो आपने इन डिवाइसेस जो ये स्क्रीनिंग टेस्ट किट है, जैसे कि हेपेटाइटिस बी की है, हेपेटाइटिस सी की है, HIV की है, तो आपने या आपने जो ब्लड ग्रुपिंग एंड क्रॉस मैचिंग मालूम करनी है, तो आप एक एक कतरा अगर जो है वो इनके ऊपर डालेंगे तो आप मालूम कर सकते हैं कि ये क्या इसको हेप सी है, नेगेटिव है या पॉजिटिव है, तो ये विद इन मिनट्स में आपको रिजल्ट दे देगी। इसी तरह आपने ब्लड ग्रुप एंड क्रॉस मैच अगर करना है तो ये वहां पे भी आप ब्लड का एक एक कतरा अगर गिराते हैं और उसके साथ उसका एंटीजन आप मिलाते हैं तो आप मालूम कर सकते हैं कि इसको कौन सा है, बी पॉजिटिव है, इसको कौन सा ग्रुप का ब्लड है और उसका RS फैक्टर क्या है। तो ये आपके पास होनी चाहिए आपके यूनिट के अंदर। स्टेथोस्कोप, स्टेथोस्कोप ठीक है, ये आपको मालूम है कि हमने पेशेंट के जो है इंटरनल ऑर्गन्स को हमने जो है वो उसका मुआयना करना है, हमने पेशेंट के चेस्ट का मुआयना करना है या एब्डोमिनल कैविटी का मुआयना करना है, तो स्टेथोस्कोप की मदद से हम जो है उसके इंटरनल वॉइस को हम आसानी सुन सकते हैं। अच्छा जी, इसके बाद ये डिवाइसेस, कुछ कॉमन सी डिवाइसेस मैंने लिखी हुई हैं यहाँ पे। माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप जो है ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है। अब पेशेंट की आंख में अगर आप कोई चीज चली गई है, कोई फॉरेन बॉडी चली गई है, या पेशेंट के कान में कोई फॉरेन बॉडी चली गई है, तो माइक्रोस्कोप की मदद से हम उसका मुआयना भी कर सकते हैं और वो फॉरेन बॉडी आसानी से निकाल भी सकते हैं। दूसरे नंबर पे है जी ऑटोक्लेव।
ऑटोक्लेव जो है ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो है मैकेनिज्म है, मेथड है स्टरलाइजेशन का, मॉइस्ट हीट स्टरलाइजेशन का सबसे पावरफुल मेथड है ये ऑटोक्लेव। लेकिन ये छोटे पैमाने पे आमतौर पे यूनिट्स में होता है, क्योंकि ज्यादातर चीजें तो CSSD से ही स्टरलाइज होकर आती हैं, लेकिन एक छोटा ऑटोक्लेव जो है ये आपके यूनिट में हो, ताकि आप चीजों को आप जो है अपने पास, अगर आपको किसी भी चीज की जल्दी जरूरत है तो आप फौरन से जो है इसकी मदद से आप जो है अपने इंस्ट्रूमेंट को या इक्विपमेंट्स को जो है वो स्टरलाइज कर सके। जैसा कि हम आगे आपको दिखाएंगे कि कुछ लोकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि आपके आर्टरी फोर्सेप्स है, आपके सीजर्स है। तो अब वो छोटा सा सेट है तो आप उसको CSSD में भेजेंगे तो उनका अपना एक प्रोटोकॉल है, वो आपको चंद घंटों में वापस करेंगे, लेकिन ऑटोक्लेव की मदद से आप अपने यूनिट के अंदर ही जो है उसको स्टरलाइज कर सकते हैं। हॉट एयर ओवन, जैसा मैंने बताया है कि ऑटोक्लेव जो है वो मॉइस्ट हीट मेथड है, लेकिन जो हॉट एयर ओवन है ये ड्राई हीट मेथड है। आपने किसी किट को, जैसे कि मैंने बताया है ब्लड टेस्टिंग किट है या कोई वाइल है जो आपने स्टरलाइज करनी है, तो आप अपने यूनिट के अंदर ही उसको जो है वो स्टरलाइज कर सकते हैं। सेंट्रीफ्यूगल मशीन, सेंट्रीफ्यूगल मशीन का जो मेन फंक्शन है वो क्या है कि ये ब्लड और जो है ब्लड सेल और ब्लड प्लाज्मा को सेपरेट करती है, ताकि हम टेस्ट जो है वो परफॉर्म कर सकें। आपने पेशेंट से ब्लड ले लिया है पेशेंट की बॉडी से और आपने सिरिंज की मदद से वाइल में डाल दिया है। अब उस वाइल को आपने सेंट्रीफ्यूगल मशीन के अंदर, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो पोर्ट्स बनी होती है उनके अंदर वाइल्स को आपने फिट कर देना है, और मशीन को जब आप ऑन करेंगे तो 1500 जो है रोटेशंस या 2000 रोटेशंस पे आपने इसको सेट कर दिया है, तो 2 से 3 मिनट्स पे जो है ब्लड सेल और ब्लड प्लाज्मा जो है ये सेपरेट हो जाएगा, और आप प्लाज्मा निकाल के ड्रॉपर की मदद से तो आप जो है वो टेस्ट परफॉर्म कर सकेंगे। ये बात तो होगी आपकी यहाँ तक। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि आपने यहाँ पर लोकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स भी आपने रखने हैं। लोकल सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट होने बहुत जरूरी है वो ये है: टिश्यू कटिंग सीजर, suture cutting scissor, needle holder, plain forceps, tooth forceps, artery forceps, kidney tray एंड गैलीपोर्ट। ये आपके इक्विपमेंट जो है, इंस्ट्रूमेंट आपके लोकल सर्जिकल ट्रे के अंदर होने बहुत जरूरी हैं। इसी के साथ गॉस पीस, अगर ड्रेसिंग की बात करें, अब आपने प्रोसीजर कर लिया है, अब आपने ड्रेसिंग करनी है, तो सर्जिकल स्टरलाइज गॉस और आपके कॉटन रोल वगैरह हो, ये आपकी चीजें आपके पास आपके यूनिट के अंदर लाजमी हो, ताकि अगर आपने पेशेंट को सर्जरी के बाद कोई ड्रेसिंग वगैरह भी जो है वहां पे अप्लाई करना है, तो इनकी मदद से आप वहां पे ड्रेसिंग भी कर सके। इनके अलावा जो है वो आपके पास सूचर्स भी होने चाहिए। पेशेंट आपके पास आ गया है, अब आपने पेशेंट को स्टिच करना है, उसका वूंड स्टिच करना है, तो अगर इंटरनल आपने जो स्टिच लगाना है तो वहां पे आप एब्जॉर्बेबल, जो जज्ब होने वाले धागे हैं, जो डिसोल्व होने वाले धागे हैं बॉडी के अंदर, जैसा कि आपका कैटगट है, पॉलीग्लाइकोलिक एसिड जिसको हम वाइक्रल बोलते हैं, और कैटगट, ये दोनों जो है एब्जॉर्बेबल जो है स्टिचेस हैं, सूचर्स हैं, थ्रेड हैं, तो इनको आप बॉडी के अंदर इंटरनल जो है साइड पे आप इनको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर आपने बाहर सरफेस पे आपने स्टिच करना है तो आपकी पॉलीप्रोपाइलीन, जिसको हम प्रोलीन बोलते हैं, आपकी वो हो या आपका सिल्क हो, तो ये दोनों तरह के धागे जो है एब्जॉर्बेबल और नॉन एब्जॉर्बेबल, ये आपके पास आपके जो किट के अंदर होने बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। तो ये हमारा एक फुल फ्लैश लेक्चर है। मैं जानता हूँ ये काफी लंबा लेक्चर चला है हमारा, तो मैं आपका बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ कि आपने बहुत ज्यादा सब्र तहम्मुल के साथ ये जो है आपने लेक्चर लिया है। और इंशाल्लाह ये चीजें जो हैं ये आसान सी चीजें हैं, ये आपको इनके जैसे मैंने थोड़ा थोड़ा इनका इंट्रोड्यूस करवाया है, तो आपका मालूम हो कि ये चीजें इस पर्पस के लिए इस्तेमाल होती हैं। तो इसी के साथ मैं आपको ये भी बताऊं कि ये हमारा एक मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये हमारा जो टॉपिक था, ये अभी हमने इसको स्टडी किया है, और आप अपने नोट्स बनाएं, चीज़ों को खुद भी जो है वो क्लैरिफाई किया करें, डिस्कस किया करें, और उनकी खुद जो है वो सर्च किया करें। जब आप चीज़ों को सर्च करते हैं तो मैं आपको बताता हूं कि चीज़ें आपको नोट्स बनाने से, सर्चिंग से चीज़ें आपको वहीं पे याद हो जाती हैं। अगर आपने इमरजेंसी डिवाइसेस को स्टडी करना है तो वो आप यहाँ क्लिक करें। अगर आप हॉट एयर ओवन को स्टडी करना चाहते हैं तो आप यहाँ क्लिक करें। थैंक यू सो मच।